परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर चीज है। ये शब्द हैं प्राचीन यूनानी दार्शनिक हेराक्लिटस के, और आज की दुनिया में देखें तो शायद वैश्विक व्यापार के लिए ये बात सबसे ज्यादा सही बैठती है। नमस्ते। आज हम एक बेहद अहम और कह सकते हैं काफी ज्वलंत मुद्दे पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। दुनिया भर में जो व्यापार का माहौल है वो बहुत तेजी से बदल रहा है। शायद WTO बनने के बाद से अपने सबसे उथल पुथल वाले दौर में है। हम इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक हालिया लेख को आधार बनाकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि वैश्विक व्यापार में ये जो नई पेचीदगियां आ रही हैं, इनका असल मतलब क्या है, और सबसे जरूरी, इस VUCA यानी वोलेटाइल, अनसर्टन, कॉम्प्लेक्स और एम्बिगुअस दुनिया में भारत को अपनी आगे की रणनीति कैसे बनानी चाहिए। ये चर्चा खासतौर पर UPSC की तैयारी करने वालों के लिए अहम हो सकती है, क्योंकि ये मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिहाज से जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारतीय अर्थव्यवस्था, इन सब से जुड़ता है, और हाँ, सामान्य जानकारी के लिए भी ये काफी उपयोगी है। तो आइए इस मामले की तह तक चलते हैं, देखते हैं कि कैसे अमेरिका, यूरोप, चीन जैसे बड़े खिलाड़ी जो कभी वैश्वीकरण के दुनिया को जोड़ने के पैरोकार थे, आज खुद ही एक तरह से डिसरप्टर्स बन गए हैं। और इस बदलते माहौल में भारत के सामने क्या चुनौतियां हैं और क्या नए अवसर भी हैं। तो शुरुआत इसी सवाल से करते हैं कि वैश्विक व्यापार का ये दौर इतना अलग क्यों है। जैसा कि लेख में भी इशारा है, जो देश अमेरिका, यूरोपीय संघ, चीन कल तक एक तरह से मुक्त व्यापार को आगे बढ़ा रहे थे, आज वही सबसे ज्यादा अनिश्चितता पैदा कर रहे हैं। ये वाकई एक वूका स्थिति है। हाँ, बिल्कुल। और हर कोई अपने अपने तरीके से इस सिस्टम को हिला रहा है। आप अमेरिका और यूरोप को देखें तो उनके पास दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजार हैं, तो वो इस पहुंच को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी शर्तें मनवाने के लिए, दबाव बनाने के लिए। अच्छा। और दूसरी तरफ चीन है, उसकी उत्पादन क्षमता, सप्लाई चेन पर पकड़, महत्वपूर्ण खनिज, इन पर उसका इतना दबदबा है कि वो इसका इस्तेमाल दूसरी अर्थव्यवस्थाओं को खुद पर निर्भर रखने के लिए कर रहा है। और यहाँ मजेदार बात यह है कि जिन्होंने ये नियम आधारित व्यवस्था बनाने में मदद की, वही आज उसे कमजोर कर रहे हैं। नतीजा, WTO जैसी संस्थाएं अब उतनी प्रभावी नहीं रहीं। ये अमेरिका वाला मामला तो काफी दिलचस्प है। दशकों तक मुक्त व्यापार का चैंपियन रहा देश, और आज वही संरक्षणवादी रास्ते पर है। वो जो पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के समय लिबरेशन डे टैरिफ लगे थे, जी हाँ, वो तो पहले से लगे शुल्कों के ऊपर थे, और कहा गया कि WTO नियमों के भी खिलाफ थे। ऐसा लगता है जैसे टैरिफ अब आर्थिक नीति कम, राजनीतिक हथियार ज्यादा बन गए हैं। तो इन अमेरिकी टैरिफ्स का जमीनी असर क्या हुआ है? क्या कंपनियां वाकई अब ये देख रही हैं कि माल कहां से सस्ता पड़ेगा से ज्यादा कि कहां टैरिफ कम लगेगा? बिल्कुल, असर तो साफ दिख रहा है। कंपनियां अपनी सप्लाई चेन को इन टैरिफ से बचाने के लिए रास्ते बदल रही हैं। माल सीधे सबसे कुशल सप्लायर से आने के बजाय कम टैरिफ वाले देशों से होकर आ रहा है, और आंकड़े भी यही बताते हैं। लेख के मुताबिक सितंबर में भारत का अमेरिका को निर्यात मई की तुलना में लगभग 37% कम हो गया। 37%? ये तो काफी ज्यादा है। जी हाँ, और इसे सीधे तौर पर इन टैरिफ वॉर्स का ही नतीजा माना जा रहा है। तो ये दिखाता है कि ये सिर्फ कागजी बातें नहीं है, इनका असल व्यापार पर बड़ा असर पड़ रहा है। टैरिफ के अलावा एक और मुद्दा है ऊर्जा का, खासकर कच्चे तेल का। सुनने में आया है कि अमेरिका अपने सहयोगियों पर दबाव डाल रहा है कि वो रूसी तेल छोड़कर अमेरिकी तेल खरीदें। हाँ, ये भी चल रहा है। यूरोपियन यूनियन ने तो शायद कोई $250 बिलियन सालाना की अमेरिकी ऊर्जा खरीदने का वादा भी किया है। जापान और UK की भी अपनी कमिटमेंट्स हैं। लेख में इशारा है कि भारत को भी रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदने पर अमेरिकी नाराजगी झेलनी पड़ी है। हाँ, तेल वाला मामला थोड़ा और पेचीदा है। अमेरिका दबाव तो बना रहा है, पर इसमें कुछ और बातें भी हैं। पहली, अमेरिका खुद अभी भी तेल का नेट इंपोर्टर है, आयात ज्यादा करता है, निर्यात कम। 2024 में ही शायद $60 बिलियन का घाटा रहेगा उसका तेल व्यापार में। दूसरी बात, अमेरिका का जो शेल क्रूड है वो हल्का होता है। दुनिया की कई रिफाइनरियां उसे आसानी से प्रोसेस नहीं कर सकती, उन्हें काफी महंगे अपग्रेड करने पड़ते हैं। अच्छा। तो जब अमेरिका खरीदारों को अपनी सीमित सप्लाई की तरफ धकेल रहा है, तो वो असल में बाजार में एक तरह की कृत्रिम कमी पैदा करने का जोखिम उठा रहा है। इससे कीमतें बढ़ सकती हैं, बाजार में अस्थिरता आ सकती है। तो यहाँ एक अहम सवाल खड़ा होता है भारत जैसे देश के लिए, जिसे अपनी ऊर्जा सुरक्षा भी देखनी है और विकास के लिए सस्ती ऊर्जा भी चाहिए। वो इन भू राजनीतिक दबावों के बीच संतुलन कैसे बनाए, ये एक बहुत नाजुक कूटनीतिक चुनौती है।
सही बात है। अब अमेरिका से यूरोप की तरफ चलें। यूरोप का तरीका थोड़ा अलग है। वो पर्यावरण नियमों का हवाला दे रहा है। दो बड़े कदम चर्चा में हैं। एक तो सीबीएम यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म और दूसरा ईयूडीआर यानी डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन। तो आलोचक कह रहे हैं कि ये पर्यावरण बचाने के नाम पर असल में ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म है। मतलब अपने उद्योगों को बचाओ और बाहर से आने वाले माल पर टैक्स लगाओ। क्या इसमें दम है? इन दोनों को समझना जरूरी है। पहले सीबीएम को देखिए। जनवरी 2026 से यूरोपियन यूनियन कुछ चीजों पर जैसे स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, इनके आयातकों से एक शुल्क लेगा। ये शुल्क इस आधार पर होगा कि उस सामान को बनाने में कितना कार्बन उत्सर्जन हुआ है। कागज पर तो ये जलवायु परिवर्तन से लड़ने का कदम लगता है, लेकिन इससे ईयू को अरबों यूरो का नया राजस्व मिलेगा। अब इसका सीधा पर्यावरण लाभ कितना होगा, इस पर विशेषज्ञ बटे हुए हैं। कुछ मानते हैं कि इससे उत्पादन बस उन देशों में शिफ्ट हो जाएगा जहां नियम ढीले हैं। और दिलचस्प बात यह है कि सीबीएम अभी पूरी तरह लागू भी नहीं हुआ है, सिर्फ रिपोर्टिंग फेज में है। मतलब आयातकों को सिर्फ कार्बन उत्सर्जन की जानकारी देनी है, लेकिन इसी दौरान वित्त वर्ष 2025 में यूरोप में भारत का स्टील और एल्यूमिनियम निर्यात पिछले साल के मुकाबले 24% गिर गया। अरे, बिना टैक्स लगे? जी हैं, सिर्फ रिपोर्टिंग की वजह से। तो सोचिए, जब 2026 में असल टैक्स लगना शुरू होगा तब गिरावट और तेज हो सकती है। और ये यूडीआर क्या चीज है? ईयूडीआर यानी डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन। ये कहता है कि कॉफी, कोको, पाम ऑयल, सोया, लकड़ी, रबर, चमड़ा, ऐसी चीजें अगर यूरोप में आयात करनी है तो निर्यातक को साबित करना होगा कि ये माल दिसंबर 2020 के बाद काटे गए जंगलों की जमीन पर पैदा नहीं हुआ है। अब ये छोटे किसानों और भारत जैसे देशों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। पूरी सप्लाई चेन में हर चीज का स्रोत पता करना, उसे साबित करना, ये बहुत मुश्किल और खर्चीला काम है। हाँ, ये तो जटिल लगता है। और ये मुश्किलें बढ़ेंगी ही, क्योंकि ईयू की योजना है कि अगले दशक में सीबैम और ईयूडीआर का दायरा लगभग सभी औद्योगिक और कृषि आयातों तक बढ़ा दिया जाए। तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये पर्यावरण की चिंता की आड़ में व्यापार पर नई बाधाएं खड़ी करने जैसा लगता है। इसीलिए भारत जब ईयू के साथ एफटीए पर बातचीत कर रहा है तो उसे इन मुद्दों पर अपने हितों की रक्षा के लिए मजबूत प्रावधानों पर जोर देना होगा। और जो अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, यूरोप पर्यावरण नियम सख्त कर रहा है, अब आते हैं तीसरे बड़े खिलाड़ी चीन पर। चीन की ताकत तो उसके विशाल मैन्युफैक्चरिंग बेस में है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, सोलर पैनल, बैटरी, ईवी, केमिकल, शायद ही कोई ऐसा सेक्टर हो जहां चीन का दबदबा ना हो। लेख में ऑटो सेक्टर का उदाहरण दिया है, वो तो आंखें खोलने वाला है। हाँ, ऑटो सेक्टर का उदाहरण बिल्कुल साफ दिखाता है ये दबदबा। चीन एक साल में लगभग 5 करोड़ गाड़ियां बना सकता है। ये इतनी क्षमता है कि दुनिया की आधी से ज्यादा मांग पूरी हो जाए। 5 करोड़। और अमेरिका? अमेरिका बनाता है करीब 1 करोड़। तो चीन की ये जो भीमकाय क्षमता है, ये दुनिया भर के दूसरे ऑटो प्लांट्स के लिए एक सीधा खतरा है, क्योंकि अगर चीन अपनी सस्ती गाड़ियां दुनिया भर में बेचने लगे तो कई देशों में कारखाने बंद हो सकते हैं। और क्या यही हाल दूसरे सेक्टर्स में भी है? बिल्कुल यही पैटर्न आपको सोलर सेल में दिखेगा, दवा बनाने के जरूरी रसायन यानी एपीआईज में, इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों में और इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवीज में भी दिखेगा। चीन का सस्ता और भारी मात्रा में बना माल वैश्विक बाजारों में भर गया है। अमेरिका और यूरोप में सैकड़ों सोलर कंपनियां बंद हो चुकी हैं क्योंकि वो चीन की कीमतों का मुकाबला ही नहीं कर पाईं। भारत भी, चाहे वो दवा उद्योग हो या इलेक्ट्रॉनिक्स, कई क्षेत्रों में इसी तरह का दबाव महसूस कर रहा है। चीन की इस रणनीति से न सिर्फ दूसरे देशों के उद्योग प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि वैश्विक व्यापार का संतुलन भी बिगड़ रहा है। उत्पादन के अलावा कच्चे माल पर चीन की पकड़ भी एक बड़ी चिंता है, खासकर रेयर अर्थ्स के मामले में। निश्चित रूप से रेयर अर्थ्स वो 17 तत्व हैं जो आज की तकनीक के लिए बहुत जरूरी हैं। स्मार्टफोन से लेकर मिसाइल गाइडेंस सिस्टम और ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी जैसे विंड टरबाइन सब में लगते हैं। और दुनिया का लगभग 70% रेयर अर्थ्स चीन में रिफाइन होता है। मतलब चीन के पास एक तरह का रणनीतिक नियंत्रण है। हाँ। लेख बताता है कि चीन ने हाल ही में इन चीजों के निर्यात पर
कड़े नियंत्रण लगाकर, मंजूरी की जरूरत बताकर इस नियंत्रण को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का संकेत दिया है। इसके जवाब में अमेरिका ने भी फिर चीनी सामानों पर भारी टैरिफ लगा दिए। तो हो ये रहा है कि जैसे जैसे चीन कच्चे माल और मैन्युफैक्चरिंग पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और उसका इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए करने लगा है, दुनिया में तनाव बढ़ रहा है। इससे व्यापारिक टकराव का एक ऐसा दुष्चक्र बन रहा है जो आखिरकार चीन को भी उतना ही नुकसान पहुंचा सकता है जितना बाकी दुनिया को। ये एक ऐसा खेल है जिसमें जीतने वाले कम हैं और हारने वाले ज्यादा हो सकते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? अमेरिका अपनी ताकत दिखा रहा है, यूरोप नियमों को ढाल बना रहा है और चीन अपने औद्योगिक दबदबे से दुनिया को साध रहा है। ये तीनों मिलकर वैश्विक व्यापार को ज्यादा जटिल, ज्यादा अप्रत्याशित बना रहे हैं। ऐसे माहौल में भारत के लिए सही रास्ता क्या हो सकता है? लेख एक त्रिआयामी रणनीति का जिक्र करता है। हाँ, लेख 3 मुख्य स्तंभों पर जोर देने की बात करता है। पहला, अपने घरेलू विनिर्माण आधार को मजबूत करना। दूसरा, अपनी रणनीतिक स्वायत्ता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखना, किसी एक गुट पर पूरी तरह निर्भर हुए बिना अपने फैसले खुद लेने की क्षमता। और तीसरा, अपनी जरूरी सप्लाई चेन्स को सुरक्षित करना ताकि महत्वपूर्ण चीजों के लिए हम दूसरों पर निर्भर न रहें। यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि सिर्फ ज्यादा से ज्यादा मुक्त व्यापार समझौते यानी FTAs कर लेना ही समाधान नहीं है। भारत को अपने ऊर्जा स्रोतों और व्यापारिक भागीदारों में विविधता लानी होगी। ऐसे एक तरफा सौदों का विरोध करना होगा जो सिर्फ दूसरे पक्ष को फायदा पहुंचाएं, और अपने संवेदनशील और महत्वपूर्ण उद्योगों की रक्षा करनी होगी। घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने की बात तो ठीक है, लेकिन इसमें चुनौतियां क्या हैं? लेख में लागत का जिक्र था। हाँ, ये एक बहुत अहम मुद्दा है। भारत में उत्पादन लागत कई वजहों से ज्यादा है। लेख इशारा करता है कि महंगी बिजली, महंगा कर्ज और कच्चे माल पर लगने वाले आयात शुल्क, इन सब की वजह से भारतीय उत्पादकों की लागत चीन की कंपनियों की तुलना में 25% तक ज्यादा हो सकती है। 25%? जी, अगर इन बुनियादी समस्याओं को दूर नहीं किया गया और हमने बिना सोचे समझे चीन जैसे औद्योगिक दिग्गजों के लिए अपने बाजार और खोल दिए, तो इससे हमारा व्यापार घाटा, जो चीन के साथ पहले ही $100 बिलियन के आसपास है, वो और बढ़ सकता है। इसलिए लागत कम करना और चुनिंदा उद्योगों में बड़े पैमाने पर उत्पादन क्षमता यानी स्केल बनाना बहुत जरूरी है। और इसमें एंकर निवेश की क्या भूमिका हो सकती है, जैसे मारुति सुजुकी ने ऑटो सेक्टर में किया था या अब एप्पल स्मार्टफोन में कर रहा है? ये बिल्कुल सही उदाहरण है। जैसे 80 के दशक में सुजुकी के आने से भारत में सिर्फ कारें नहीं बनी, बल्कि पुर्जे बनाने वाले उद्योगों का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया। हाँ, सही। इसी तरह एप्पल के आने से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बल मिल रहा है। भारत को ऐसे ही बड़े एंकर निवेशों की जरूरत है, खासकर नए और उभरते क्षेत्रों में, जैसे सेमीकंडक्टर, रक्षा उपकरण और ग्रीन टेक्नोलॉजी, बैटरी, सोलर पैनल वगैरह। ये बड़े निवेशक न सिर्फ सीधे उत्पादन करते हैं, बल्कि अपने साथ वैश्विक सप्लाई चेन, टेक्नोलॉजी और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी लाते हैं, जिससे पूरे सेक्टर को फायदा होता है। तो कुल मिलाकर लेख का मुख्य संदेश यही है। इस नई ताकत आधारित वैश्विक व्यापार व्यवस्था में भारत की असली ताकत किसी खास गुट के साथ पूरी तरह जुड़ने में नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता में है। और ये आत्मनिर्भरता खोखली नहीं होनी चाहिए, बल्कि मजबूत घरेलू विनिर्माण क्षमता पर आधारित होनी चाहिए। अगर हम इसे वूका विश्व की अवधारणा से जोड़ें, तो एक मजबूत घरेलू औद्योगिक और आर्थिक आधार ही इस अनिश्चित, जटिल और अस्पष्ट दुनिया में भारत के लिए एक मजबूत लंगर का काम करेगा। तो संक्षेप में कहें तो वैश्विक व्यापार का नजारा अभूतपूर्व रूप से बदल रहा है। अमेरिका, यूरोपीय संघ और चीन की कार्यवाहियां, चाहे वो टैरिफ हो, पर्यावरण नियम हो या औद्योगिक दबदबे का इस्तेमाल, इस बदलाव को और तेज और जटिल बना रही हैं। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भारत के लिए आत्मनिर्भरता, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, उत्पादन लागत कम करना और अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। और यहाँ मैं एक विचार के लिए प्रश्न छोड़ना चाहूंगी जिस पर आगे सोचा जा सकता है। भारत इस नई जरूरत यानी घरेलू उद्योगों पर फोकस करने और वैश्विक सहयोग की अनिवार्यता के बीच संतुलन कैसे साधेगा, खासकर जलवायु परिवर्तन, महामारी या नई तकनीकी मानकों जैसे मुद्दों पर, जहां कोई भी देश अकेले सफल नहीं हो सकता। दूसरा, उत्पादन लागत को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए
कौन से ठोस नीतिगत कदम उठाने की सबसे तत्काल जरूरत है? ये बेहद ज़रूरी सवाल हैं। यूपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए ये पूरी चर्चा न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और भारतीय अर्थव्यवस्था के सिलेबस के लिए प्रासंगिक है, बल्कि ये भू-राजनीति, व्यापार नीति और भारत की विकास रणनीति के बीच के रिश्तों को समझने में भी मदद करती है। इससे मेंस में विश्लेषणात्मक सवाल और प्रीलिम्स में तथ्यात्मक सवाल बन सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इंडियन एक्सप्रेस के लेख पर आधारित ये विस्तृत विश्लेषण आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपको ये चर्चा ज्ञानवर्धक लगी तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके मन में कोई सवाल या विचार हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।